हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। फिर से एक बार हम आपके लिए एक बार लेके आ गए हैं एक नया चैप्टर, एग्रीकल्चर क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ज्योग्राफी एक बोरिंग सब्जेक्ट है या फिर एग्रीकल्चर चैप्टर याद ही नहीं होता? तो ध्यान से सुनो। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कंप्लीट, बिना कंफ्यूजन और बिना रट्टाफिकेशन के, फुल एनसीईआरटी बेस्ड, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वन शॉट लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग सीजन, मेजर क्रॉप्स और वो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो कॉपी में लिखते ही आपके मार्क्स रॉकेट के थ्रू ऊपर बढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज के बाद एग्रीकल्चर चैप्टर कभी आपको मुश्किल ही नहीं लगने वाला है और खेती से आपको प्यार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एग्रीकल्चर चैप्टर 4। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स: इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, मेजर फूड क्रॉप्स, अदर फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, वेबरेज क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, नॉन फूड क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, भूदान ग्रामदान मूवमेंट्स, और ये सारी चीजें जो इस चैप्टर को इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। और इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर से हम समझते हैं कि वो प्रैक्टिस जिसमें हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीजें करते हैं, फसलें उगाते हैं खुद के लिए, खाने के लिए, बाजार के लिए, बेचने के लिए। तो इन सारी एक्टिविटीज को हम जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है इंडिया इज द एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, यानी इंडिया का बेस ही है, जो ऑक्यूपेशनल बेस जिसको बोलते हैं वो इंडिया का एग्रीकल्चर ही है। प्राचीन काल से लोग यहाँ पे खेती करते हुए चले आ रहे हैं और खेती के बदौलत ही यहाँ की जो इकोनॉमी की बेस है वो टिकी हुई। तो इकोनॉमी के एग्रीकल्चर के बेस हिसाब से इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ की लगभग 2/3 पॉपुलेशन यानी आधे से अधिक आबादी आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। और एग्रीकल्चर जो है, इससे न सिर्फ हमें खाने पीने की चीजें मिलती हैं, बल्कि इससे लोगों को रोजगार मिलता है और इससे जो इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडस्ट्रीज को मिलते हैं उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होते हैं। तो इस लिहाज से एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम व्यवसाय के हिसाब से बात करें, एक्टिविटी के हिसाब से बात करें, तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? वो एक्टिविटी जो किसी भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रदान करे, रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री को इशू करे, तो ऐसे एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। इसी वजह से जैसे जो एग्रीकल्चर के थ्रू हम राइस, वीट्स, पल्सेस ये सारी देते हैं, जो कि जो बड़े इंडस्ट्रीज है उसमें किसी न किसी प्रकार से रॉ मटेरियल के रूप में यूज आते हैं, इसी वजह से इसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ हम अपने खाने के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज को जो है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जैसा कि अभी हमने बात किया, इसी वजह से इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। उसमें से पहला एक कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन प्रदान करता है। उसी प्रकार से शुगर बनाने के लिए शुगर इंडस्ट्रीज को शुगर केन रॉ मटेरियल के रूप में प्रदान करता है। तो ये एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है, जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में भी ये काम करता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और भी कई सारे, ऐसे टी, कॉफी, मसाले वगैरह, और इन सभी को बेच के जो हम फॉरेन एक्सचेंज वगैरह अर्न करते हैं कि अपने देश के अंदर, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है एग्रीकल्चर। तो इस लिहाज से एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न केवल हम सिर्फ खाने पीने की चीजों के लिए, बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं जो न केवल इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए, बल्कि हम देखते हैं कि ओवरऑल नेशन के डेवलपमेंट के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को उसमें अट्रैक्ट करने के लिए, इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है।
इसी लिहाज से हम एग्रीकल्चर को इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया में आदि काल से, पुराने समय से ही इंडिया में खेती की जो एक्टिविटीज है वो होती चली आ रही है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा कि आज से हजारों वर्ष पहले। आज हमने खेतीबाड़ी में बहुत सी चीजों को इवॉल्व किया है, बहुत से नए मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के आधार पर बात करें तो इंडिया में जो है एग्रीकल्चर फार्मिंग को हम दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है इंटेंसिव फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? इसमें जो हम पुराने तरीके से खेतीबाड़ी की जो एक्टिविटीज है वो करते हैं, जैसे कि हल चलाना, उसमें हाथ वाले जो इक्विपमेंट्स है उनका यूज करना, और भी जो छोटे छोटे पैचेस है हम अपने देखते हैं कि गांव देहात में घर के आगे पीछे जो खेतीबाड़ी करते हैं, सिर्फ अपने खाने के लिए मेनली उसका पर्पस होता है कि अपने खाने के लिए जो फ्रूट प्रोड्यूस है उसको करते हैं किसान। तो इस प्रकार की खेती को सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अब ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसकी क्या विशेषता है कि छोटे छोटे पैचेस में की जाते हैं, मतलब लैंड के जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसमें इस प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि बड़े पार्ट्स में सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फिर हार्डवर्क लग जाएगा और चीजों का जो है जो प्रोड्यूस है उतना इफिशिएंटली नहीं निकल के आएगा जितना कि इंटेंसिव फार्मिंग में निकल के आता है। उसके अलावा प्रिमिटिव फार्मिंग में हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं, जैसे हॉ हो गया, डो, डिगिंग स्टिक्स यानी कि हल, कुदाल, खुरपी इत्यादि, इन सारी चीजों को जो हैंड इक्विपमेंट्स है इन सारी चीजों का यूज करके हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा इसमें पानी के लिए किसान के पास उस प्रकार से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहती हैं, जिस वजह से किसान मानसून के पानी पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा मानसून के जरिए जो बारिश होता है, उसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी, खाद का इस्तेमाल इसमें कम किया जाता है, इसीलिए इस बात पर निर्भर करता है प्रोड्यूस जो उपज होगा वो कितना अधिक होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है। अगर अधिक फर्टिलिटी वाले जमीन, मतलब जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसमें इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि जो जमीन है वो फर्टाइल जमीन हो, यानी कि वहां पे उपज यानी उसका जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हो वो अधिक हो। उसके अलावा इस पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को ध्यान में रखे जाते हैं इसके खेती करने के लिए। फिर फैमिली के साइज इसमें छोटे होते हैं। कम्युनिटी लेबर इज यूज्ड, यानी आपस में ही गांव घर रिश्तेदार के कुछ जो लोग हैं वो सब मिलके ही आपस में एक दूसरे के खेत में खेती-बाड़ी का जो उसमें जो लेबर का जो काम होता है, मतलब श्रम का जो काम होता है, वो सब एक दूसरे के खेत में मिलके कर लेते हैं, जिस वजह से कम्युनिटी लेबर होने के कारण उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी कम आता है, क्योंकि इसका मेन पर्पस ही होता है कि इसको कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं करना, तो सिर्फ अपने डेली यूज के लिए, खाने पीने के लिए इस प्रकार का खेती करते हैं लोग। फिर इसमें प्रोडक्टिविटी काफी लो होता है, जैसा कि हमने बात किया। फिर इसी जो प्रिमिटिव फार्मिंग है उसमें से एक मेजर टाइप है सब्सिस्टेंस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? इसमें किसान क्या करते हैं कि एक जगह पहले खेती करते हैं एक साल, फिर उस वहां का जब प्रोड्यूस हो जाता, उपज हो जाता फसल, तो उसके बाद फसल को वहां से काट के फिर उसके बाद उसको एक साल के लिए छोड़ देते हैं लैंड, एक साल 2 साल के लिए छोड़ देते हैं, जब तक फिर से उसमें जो फर्टिलिटी, जो मिनरल्स उसके खत्म हुए थे वो दोबारा रिचार्ज हो पाए। इस वजह से उसको वहां पर छोड़ के फिर दूसरे जो लैंड का दूसरा पार्ट है उसमें फिर किसान खेती करने लगते। कहीं कहीं पर इसको बिना जलाए छोड़ दिया जाता है, कहीं कहीं पर जला के छोड़ा जाता है। इस वजह से इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके और जो उसके उपज है उसको जला के खेती किया जाता है। इसके अलावा सेल्फ कंजम्पशन, मतलब जाहिर सी बात है प्रिमिटिव में हमने बात ही किया कि इसका मेन पर्पस ही होता है सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए। उसके अलावा जब सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो सॉइल की वो है फर्टिलिटी वो डिक्लाइन हो जाती है, तो फिर नए एरिया में वापस वो चले जाते हैं खेती करने के लिए। इसमें जो इसके लिमिटेशंस है, इसमें लो प्रोडक्टिविटी होती है, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काट काट के वो नए खेती के लिए नया स्पेस तैयार करते हैं। इसके अलावा सॉइल इरोजन, क्योंकि लैंड को जो है बार बार वो यूज करके और छोड़ देते हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन की जो चांसेस है वो काफी इस प्रकार के इलाकों में बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इंडिया के अलग अलग लैंड में एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे हिमालयन रीजन्स में खिल के नाम से जाने जाते हैं,
छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में इस प्रकार की खेती होती है, जहां इसे दीपा नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट के इलाकों में इसे कुमारी के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में पोड़ू या पेंदा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में इसे बेवार या दहिया के नाम से जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे जूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल नेमिंग को हम बात करें के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है। थाईलैंड और वियतनाम में रे कहा जाता है। और अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है। तो ये अलग अलग नेम है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग वहां के कल्चर के हिसाब से अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में हमने पहले ही बात की कि इसका जो कल्टीवेशन है ये बड़े पैमाने पर, मतलब काफी एक ही लैंड पे काफी उसके ह्यूज इंटेंसिटी के साथ खेती किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि बढ़ते जनसंख्या के कारण क्या है कि फैमिली में जो लैंड का डिवीजन है वो धीरे धीरे छोटा होते होते लैंड होल्डिंग का जो साइज है वो छोटा हो गया। लैंड होल्डिंग के साइज तो छोटे हो गए लेकिन फैमिली की जरूरतें अभी भी उतनी ही हैं। तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे लैंड में उतना अधिक कल्टीवेशन नहीं हो सकता अगर हम प्रिमिटिव मेथड से करें खेती। तो इस वजह से इंटेंसिव फार्मिंग के मेथड से लोग खेती करते हैं, जिसमें कम खेती में ही अधिक से अधिक उपज को, अधिक से अधिक प्रोड्यूस को वो पैदा कर पाए। इसमें जो है इंटेंसिव लेबर यानी अधिक लेबर का यूज होता है। इरिगेशन के कई सारे मेथड्स जैसे कैनाल के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए और भी कई सारे इसमें मेथड्स का यूज करके हम इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का इसमें काफ़ी अधिक यूज किया जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के इसमें यूज किए जाते हैं। इसके अलावा फार्मर्स को जो है मैक्सिमम आउटपुट, अधिक से अधिक जितना एक छोटे से लैंड पर जितना अधिक वो प्रोड्यूस कर पाए, इस चीज़ को करने का वो कोशिश करते हैं। इसके अलावा तो इसका मेन रीजन हमने देखा कि यही है कि जो परिवारों में क्या होता है, जमीन का बंटवारा हो जाने के कारण एक मान लीजिए कि किसी एक फैमिली के पास जो सबसे उसके फर्स्ट जनरेशन थी, उसके पास मान लीजिए सिर्फ 1 बीघा जमीन था उसके पास। अब पहले सिर्फ 1 बीघा जमीन पे ही खेती करते थे, जिस वजह से उनके पास अच्छा खासा, एक प्रिमिटिव मेथड से भी करते थे तो अच्छा खासा प्रोड्यूस प्राप्त हो जाता था। लेकिन अब उनके 4 लड़के हो गए तो उन चारों लड़कों में 1 बीघा जो जमीन है बराबर बराबर बढ़ गया। तो अब उसके 4 पार्ट हो गए। अब 4 पार्ट, उसी जमीन का 4 पार्ट हो गया, लेकिन उसमें जो कल्टीवेशन लोग कर रहे हैं वो उनका उम्मीद वही रहता है कि इसमें उतना ही कल्टीवेशन हो जितना कि पहले वो बड़े साइज पे होता हो। तो जिस वजह से लोग जो है इंटेंसिव फार्मिंग का यूज करते हैं, इसके मेथड्स का यूज करके इंटेंसिव फार्मिंग को करते हैं, जिससे उनका अल्टीमेट एम यही रहता है कि अधिक से अधिक आउटपुट को वो प्राप्त कर पाए। तो लैंड इनहेरिटेंस के चलते, लैंड के डिवीजन के कारण लैंड का साइज छोटा हुआ, जिसके कारण इंटेंसिव फार्मिंग होता है। और लोग के पास दूसरा रोजगार नहीं है। मान लीजिए कि जमीन का अगर बंटवारा भी हो जाता है तो लोग कई प्रकार के अलग अलग रोजगार करके इसमें अपने आजीविका के साधन को, मतलब जो उनका लाइवलीहुड है उसको मेंटेन करें। लेकिन गाँव में क्या है कि उतना अभी भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसके कारण लोग मेनली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। उस वजह से छोटे से लैंड में भी अधिक अमाउंट में उसका जो आउटपुट है उसको लेने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो ये इस प्रकार का जो खेती हम नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न इंडिया, इन क्षेत्रों में हम इंटेंसिव फार्मिंग को हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अगला नेक्स्ट पार्ट है, टाइप है फार्मिंग का, वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, इसमें किसानों का मेन पर्पस होता है कि उनको उगा के उसको फसल को खाएं या ना खाएं, लेकिन मेन पर्पस होता है उसको बेचना, बेच के उसको प्रॉफिट अर्न करना। तो इसमें भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब तक उनको अधिक पैदावार नहीं होगा तब तक उनको ज़्यादा अधिक अच्छे मुनाफे नहीं होंगे, और अच्छे मुनाफे नहीं होंगे तो फिर कॉमर्शियल फार्मिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, बड़े बड़े मशीनरीज, रोटावेटर, ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसी मशीनों का इस्तेमाल करके कॉमर्शियल फार्मिंग को हम लोग सक्सेसफुल बनाने का कोशिश करते हैं। अब इस प्रकार की खेती में सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाया जाता है जिसका मार्केट में कुछ डिमांड है, जैसे कि राइस, और जैसे कि इसमें जो है अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन डिफर्स, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से चीज़ों का खेती की जाती है। ये नहीं कि सिर्फ कोई एक फसल है तो सिर्फ
उसका हर एरिया में सिर्फ कॉमर्शियल कल्टीवेशन होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं। जैसे राइस का कल्टीवेशन हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अधिक है, लेकिन वहीं पर उड़ीसा में इसका सिर्फ सबसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, यानी कि सिर्फ उतना ही लोग खेती करते हैं जितना कि वो खाने पीने के उनके खुद के यूज के लिए वो फुलफिल हो पाए। तो ये पंजाब और हरियाणा में इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इन मेथड्स को वहां पे अधिक से अधिक अमाउंट में यूज किया गया, जिस वजह से राइस का कल्टीवेशन वहां पे अब कॉमर्शियल पर्पज से होने लगा है। अब हम बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक ही बड़े से लैंड साइज पे एक ही प्रकार का सिर्फ सिंगल फसल का कल्टीवेशन किया जाता है। इस प्रकार के फसल को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। इस प्रकार के खेती में छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसका जो खेती है वो करके उसका जो मेन पर्पज होता है कॉमर्शियली जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा इसमें कंबाइन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, यानी खुद के जरूरतों को पूरा करने के लिए भी और इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए इस प्रकार की खेती की जाती है। इसके अलावा कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। इस प्रकार की खेती में पैसों की अधिक लागत होती है, जैसे चाय, कॉफी, बनाना इत्यादि की जो खेती होती है, इन सभी को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही मानते हैं। इसमें यूजेस माइग्रेंट लेबर, यानी ऐसे लेबर्स का यूज किया जाता है जो दूसरे जगह से कहीं आए हुए हो और उन फील्ड में काम करे, जैसे चाय के बगानों में, कॉफी के बगानों में और बनाना यानी केला के बगानों में। तो इन सभी कल्टीवेशन के लिए बाहरी मजदूरों का यूज, जो स्किल्ड मजदूर होते हैं, वो ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि जो लोकल लेबर होंगे उनको इस चीज की हमेशा मतलब ज्ञान ही होगा, तो इस चीज के बारे में स्किल्ड ही होंगे कि वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कैसा होता है। तो इस वजह से जो स्किल्ड लेबर होते हैं दूर से मंगाए जाते हैं और इस प्रकार की खेती में खेती में माइग्रेंट लेबर का यूज इसी वजह से बढ़ जाता है। फिर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए इस प्रकार की खेती मेन रूप से किया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार की खेती में अब हम प्रोडक्ट को पैदा तो कर लिए, उपज तो बना लिए, लेकिन अब उसको मार्केट तक पहुंचना जरूरी है। तो मार्केट तक पहुंचने के लिए जरूरी हो जाता है कि अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छी रोड और अच्छा वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो अच्छे से फैला हुआ, जिसके वजह से जो खेत का जो मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज तक, मार्केट तक इजीली पहुंच पाए, किसानों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इस वजह से इस प्रकार के कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि अच्छे ट्रांसपोर्ट और अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क की हमको आवश्यकता पड़ती है। इसके एग्जांपल्स जैसे हम देखें तो टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना इत्यादि, ये सभी जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया के बारे में, यानी इंडिया में किस तरह से खेती की जाती है। तो इसमें 3 प्रकार के सीजन होते हैं। एग्रीकल्चरल सीजन की अगर हम बात करें तो पहला होता है रबी सीजन, फिर खरीफ सीजन और फिर जायद सीजन। रबी सीजन क्या होता है? इस प्रकार के फसलों को जो रबी सीजन में होते हैं, इनको अक्टूबर दिसंबर के महीनों में, यानी ठंड के शुरुआती महीनों में इस प्रकार के जो फसल है उनको बो दिया जाता है और अप्रैल जून यानी गर्मी के जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें इनके फसल को काट लिए जाते हैं। इस प्रकार के जो फसल है वो जैसे गेहूं है, बारले है, चना है, मस्टर्ड यानी सरसों इत्यादि है। इन फसलों का खेती जो है रबी सीजन यानी रबी क्रॉप के अंतर्गत ये सारे आते हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में रबी सीजन के जो क्रॉप्स हैं इनका कल्टीवेशन अधिक होता है। इसके अलावा इसके जो खेती के लिए जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल क्लाइमेट जो है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन के वजह से फेवरेबल क्लाइमेट जो है जनरेट होते हैं। तो इस प्रकार के फसल का जो पैदावार है वो अच्छा होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए इस जो रबी क्रॉप के जो रबी सीजन के जो क्रॉप्स हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए कोशिश किया गया कि इनका प्रोड्यूस अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश की जाए। अब खरीफ सीजन क्या होता है? खरीफ सीजन के क्रॉप्स को जो है मॉनसून आते ही इस प्रकार के जो खरीफ सीजन के जो क्रॉप है मॉनसून के साथ ही इस प्रकार के फसल को लगाया जाता है। उसके अलावा सितंबर अक्टूबर जब ठंडी शुरू होने लगता है तो इन फसलों को काट लिया जाता है। इसमें जो इसके जो फसल है वो चावल, मक्का, कॉटन, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, जूट इत्यादि इन प्रकार के फसलों को खरीफ क्रॉप के अंतर्गत हम लोग आते हैं। इन सारी चीजों को आप लोग एग्जाम के लिहाज से अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन स्टेट्स को, इन फसल्स को, जो कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। फिर उसमें 2-3 एग्जाम्पल्स, 3-4 एग्जाम्पल्स होते हैं।
तो उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो उसमें आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होइए और इसको अच्छे से याद कीजिए। फिर इसके बाद इसके जो मेजर एरियाज है जिसमें खरीफ क्रॉप मेनली जो राइस का जो कल्टीवेशन है वो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सारी जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में राइस का कल्टीवेशन अच्छे अमाउंट में किया जाता है। उसके अलावा जो राइस के 3 वैरायटीज हैं वो ओस, अमन और बोरो, ये जो 3 हैं ये ईस्टर्न इंडिया में इन 3 वैरायटीज के राइस का जो कल्टीवेशन है वो हमें देखने को मिलता है। अब रबी और खरीफ में अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि रबी ठंडी में होता है कि गर्मी में होता है, तो आपको इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ट्रिक इसको याद करने का ये है कि रवि सन जो होता है सूरज, उसका पर्यायवाची शब्द है। और रविवार एक होता है रविवार, तो रविवार को क्या होता है छुट्टी, यानी सन जब छुट्टी पर होता है, तो सन जब छुट्टी पर कब होता है ठंडियों में, तो जो ठंडियों में फसल होता है उसे हम बोलते हैं रबी क्रॉप, और जो उसके अलावा जो गर्मी में होता है उसे खरीफ क्रॉप बोलते हैं। फिर जायद फसल क्या होता है, अभी हमने देखा कि जो रबी क्रॉप है वो अप्रैल जून में काट लिए जाते हैं और जो खरीफ क्रॉप है वो फिर अगस्त वगैरह में लगाए जाते हैं। तो अब जुलाई अगस्त में लगाए जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ 1 से 2 महीना खेत वैकेंट रह जाता है, खाली रह जाता है। तो उन 1-2 महीनों में क्या किया जाए, तो उन 1-2 महीनों के दौरान यानी शॉर्ट समर सीजन में जिन फसलों को खेती किया जाता है उन फसल को हम लोग जायद क्रॉप या जायद सीजन, इस सीजन को हम लोग बोलते हैं। इस प्रकार के जो क्रॉप्स हैं उसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स यानी रसदार जो सब्जियां फल फूल हैं, इन सभी का जो कल्टीवेशन है शॉर्ट समर सीजन में जो होता है, इसी को हम जायद सीजन या जायद क्रॉप के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में, यानी जिन फसलों का अधिक खेती किया जाता है, जो हमारे लिए अधिक इंपॉर्टेंट है, हम लोग डेली यूज में उसको लेते हैं। इन फसलों के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे जो कि चैप्टर में भी दिए गए हैं। पहला हम लोग जानते हैं राइस के बारे में। राइस क्या है, स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड किसको बोलते हैं, ऐसे फूड जो हम डेली यूज में इस्तेमाल में लेते हैं और खाने पीने की चीजों डेली खाने के लिए जिन फसलों का फसल मतलब जिन क्रॉप्स को हम डेली खाते हैं उसे स्टेपल फूड कहते हैं। और राइस अभी हमने जाना कि एक प्रकार का खरीफ क्रॉप है। इसको जो राइस का कल्टीवेशन है इसके लिए 25 डिग्री से अधिक सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक टेम्परेचर हो तभी इसका खेती हो सकता है। ठंडे टेम्परेचर में इस प्रकार के फसल का खेती नहीं होता है। इसके अलावा जो राइस का कल्टीवेशन है उसके लिए अधिक पानी का जरूरत पड़ता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो राइस है उत्तर भारत में, वो जब मानसून आ जाता है उसके जो पानी जब खेतों में जमा हो जाते हैं उसके बाद ही जो पैडी होते हैं वो खेतों में लगाए जाते हैं, या फिर जहां पे बारिश कम होता है उन इलाकों में कैनाल के जरिए इरिगेशन करके खेती इसका किया जाता है। वो इसी वजह से क्योंकि इस प्रकार की खेती में 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और सिर्फ रेनफॉल ही नहीं, इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है वहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, यानी हाई ह्यूमिडिटी में ही चावल का खेती किया जा सकता। चावल का खेती मेनली हम देखते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स यानी नॉर्थ इंडिया में, फिर कोस्टल एरियाज जो इंडिया के हैं ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, वहां पे इस प्रकार की खेती की जाती है। फिर डेल्टा रीजन्स में किए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में किए जाते हैं। वहां पे क्योंकि पानी की उपलब्ध जो मानसून है उतना अधिक इंटेंसिटी के साथ नहीं होता है, जिसके कारण इरिगेशन के मेथड के मदद से जो राइस का कल्टीवेशन है वो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। अगर हम मैप के जरिए में बात करें तो अगर हम मैप के जरिए बात करें तो जो डार्क शेड में जो आपको कलर दिख रहे हैं ये मैप पे, ये सारे वे स्टेट्स हैं या फिर वो जगह है जहां पे राइस का कल्टीवेशन अधिक होता है। और जो हल्के शेड में आपको दिख रहे हैं ये वे जगह है जहां पे राइस का कल्टीवेशन कम उतना होता है लेकिन उतना अधिक। लेकिन जो बिल्कुल ब्लैंक दिख रहे हैं इन क्षेत्रों में हमें राइस का कल्टीवेशन बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है या फिर होता ही नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि हम जो ईस्टर्न ये यूपी है, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट और ये जो आंध्र प्रदेश के जो पार्ट्स है, तमिलनाडु के जो पार्ट्स है इधर ईस्टर्न पार्ट, इन इलाकों में हमें अधिक
चावल की खेती वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये सारे स्टेट्स हैं, तमिलनाडु के जो इधर वेस्टर्न पार्ट के एरिया है, वेस्टर्न यूपी के पार्ट के एरिया है, जो ये पंजाब हरियाणा है, इन सभी इलाकों में हमें कम अमाउंट में राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा वीट के कल्टीवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वीट भी एक प्रकार का सीरियल क्रॉप है। अब सीरियल क्रॉप क्या होता है? राइस भी एक प्रकार का सीरियल क्रॉप है। तो सीरियल क्रॉप होता क्या है? सीरियल क्रॉप होता है कि जिन फसलों को जो घास की एक वैरायटी होती है, उस घास के प्रजाति के, यानी घास के जो क्या बोलते हैं उसको, घास के जो स्पीसीज होते हैं, उन स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं, उससे जो फसल हमको प्राप्त होते हैं उसे हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि मक्का, चावल, गेहूं इत्यादि। तो उसी प्रकार से गेहूं हमें देखने को मिलता है कि राइस के अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया के लिहाज से। फिर यहाँ पे रबी क्रॉप, ये रबी क्रॉप के वैरायटी में आते हैं, रबी, क्योंकि इसका कल्टीवेशन रबी सीजन में होते हैं। इसके अलावा इसके खेती के लिए आवश्यकता होती है ठंडे सीजन की, ब्राइट सनशाइन, यानी तेज जब फसल उग रहा हो, अपने मेच्योर स्टेट में हो, तो जो सूरज की रोशनी है वो क्लियरली फसलों पे पड़नी चाहिए ताकि वो अच्छे से पक सके। इसके अलावा इसमें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, 100 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है। ये जो है गंगा सतलज प्लेन, डेक्कन लावा सॉइल, डेक्कन ब्लैक सॉइल रीजन और पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश इत्यादि जो इलाके हैं, इन क्षेत्रों में हमें वीट का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा वीट के कल्टीवेशन को अगर हम मैप पे जरिए देखें, अब हम इन चीज़ों को मैप पर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्टली इस प्रकार के जो राइस बेल्ट्स हैं, शुगर बेल्ट्स हैं, वीट के बेल्ट्स हैं, इन सभी क्षेत्रों को पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से हमें इनको मैप के जरिए भी देखना जरूरी हो जाता है। राइस के बारे में, वीट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो सारे स्टेट्स आप देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेजर पार्ट्स यूपी के, राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स, मध्य प्रदेश के जो अपर पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, इन सारे इलाकों में गेहूं की अच्छी खासी अमाउंट में खेती की जाती है। इसके अलावा जो ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, उसके अलावा जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर भी गेहूं की खेती होती है, लेकिन उतना अधिक इंटेंसिटी में नहीं होता जितना कि इन सारे क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट भी मेजर फूड क्रॉप्स में आते हैं। मिलेट क्या है? एक न्यूट्रिशियस कोर्स ग्रेन है। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है ऐसे फसल जिसको हम कंज्यूम जब करते हैं तो वे मोटे दानेदार फसल होते हैं। गेहूं को क्यों नहीं कोर्स ग्रेन कहते? क्योंकि गेहूं को पीसने के बाद हम उसको यूज करते हैं। तो कोर्स ग्रेन फूड क्रॉप है, न्यूट्रिशियस होता है काफी अधिक, इसी वजह से इसको हम मिलेट्स को हम सुपर फूड भी बोलते हैं। मिलेट में जैसे कि रागी देखने को आपको मिल रहा, बाजरा, कंगनी, ज्वार, ये सारे जो फूड क्रॉप्स हैं इनको हम मिलेट के नाम से जानते हैं। ये जो इसमें ज्वार का जो खेती है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्रों में हमें अधिक देखने को मिलता है। बाजरा हमें राजस्थान, गुजरात इत्यादि के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। रागी कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और ये जो मिलेट्स है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, फाइबर इत्यादि की मात्रा अधिक अमाउंट में पाया जाता है। और ये खेती के लिहाज से इस वजह से भी जरूरी क्योंकि इस प्रकार की खेती में पानी की आवश्यकता उतना अधिक नहीं पड़ती है। ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर सूखा भी पड़ जाए तो उन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती पे किसी भी प्रकार का निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इस लिहाज से भी मिलेट एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स होता है। अब आजकल मिलेट के यूज को बढ़ाने के लिए सरकार भी कई सारी योजनाएं ला रही है, उनके कई सारे स्कीम्स, कैंपेन चल रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को इस बात के लिए इनकरेज किया जा रहा है कि हम मिलेट का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें, ताकि लोगों में जो न्यूट्रिशन की कमी है, जो हेल्थ डिफिशियंसी है, वो भी कम हो पाए और इस प्रकार के फसलों का जो खेती है वो भी अधिक से अधिक इनकरेज हो पाए। इसके अलावा मक्का के बारे में अगर बात करें तो मक्का फूड और फोडर दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों को चारा पानी इत्यादि के लिए भी मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। मक्का एक प्रकार का खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ठंडियों के मौसम में भी रबी क्रॉप के रूप में मक्के का खेती किया जाता है। फिर मक्के की कल्टीवेशन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। इसके अलावा ओल्ड एल्यूवियम सॉइल में इस प्रकार का जो खेती है वो अच्छे अमाउंट में होता है।
ये जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में हम देखते हैं कि मक्का का खेती बहुत अधिक अमाउंट में होता है। अब तक हमने बात किया मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अदर फूड, यानी खाने पीने के अलावा भी कुछ ऐसे जो क्रॉप्स हैं जिसका खेती किया जाता है, लेकिन अब इन फसलों को भी हम खाते हैं, लेकिन इसका ये मेजर फूड क्रॉप्स में नहीं आते, क्योंकि इसको खाए बिना भी काम चल सकता है। जैसे दाल चावल गेहूं इत्यादि, रोटी वगैरह खाए बिना काम नहीं चलता है कि नहीं। तो पल्सेस, सबसे पहला जो इसमें हम पढ़ेंगे दाल के बारे में। तो दाल हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन का जो रिच सोर्स है वो होता है इसमें। फिर इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर है दाल का, तो दाल के खेती के लिए इंडिया जाना जाता है। इसके अलावा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन इसमें अधिक भर भर के होता है। जो इंडिया में दाल की खेती की जाती है उसमें मेजर पल्सेस है अरहर, मूंग, उड़द, चना, है ना। इस प्रकार की खेती का मतलब इस प्रकार के ये जो दाल है इनका कल्टीवेशन इंडिया में अधिक होता है। दाल के कल्टीवेशन के लिए एक और इसका पॉजिटिव बात है कि इसकी खेती के लिए पानी की जरूरत कम पड़ता है। इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी को ये फिक्स करता है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन जो है वो लैंड में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। जो मेजर स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में पल्स का खेती, दाल का खेती किया जाता है। इसके अलावा शुगर केन के बारे में बात करें तो शुगर केन ऐसा वो है फसल जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में किए जाते हैं। ट्रॉपिकल इलाके वे होते हैं जहां पर जो टेम्परेचर हो 20 डिग्री से अधिक हो, तो इसके लिए टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए शुगर केन के उसके कल्टीवेशन के लिए। इसके अलावा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होना चाहिए। जो शुगर तो हम एक कच्चा खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो इसका मेजर यूज है वो इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं। शुगर, गुड़ और मोलेसेस, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो गन्ने से प्राप्त करने के लिए हम गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि के जो क्षेत्र हैं, इन इलाकों में गन्ने का खेती अधिक अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड क्या है? इंडिया में जितनी भी जो क्रॉपिंग एरिया है उसका 12% एरिया जो है यहाँ पे इस पे ऑयल सीड्स की ही खेती की जाती है। मेजर जो ऑयल सीड्स है वो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, इसको हम कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, साबुन बनाने के लिए सोप इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, और कॉस्मेटिक वगैरह बनाने के लिए भी ऑयल सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैस्टर सीड, जो ऑयल सीड्स हैं इसके कुछ एग्जांपल्स है, कैस्टर सीड, ग्राउंडनट सीड, जत्रोपा सीड्स, कलौंजी, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड, सीसम वाइट ब्लैक दोनों होते हैं, इसको हम तिल बोलते हैं हिंदी में, सोयाबीन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। तो ये सारे जो सनफ्लावर सीड्स भी जो है व्हाइट और ब्लैक दोनों कैटेगरीज में आते हैं। तो ये सारे एग्जांपल है ऑयल सीड्स के। अब हम बात करेंगे वेब्रेज क्रॉप्स के बारे में। वेब्रेज क्रॉप्स क्या होते हैं? वेब्रेज क्रॉप वे फसल होते हैं जिसका जो प्रोड्यूस है उसको उसका यूज ड्रिंकिंग मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे क्रॉप्स को हम लोग वेब्रेज क्रॉप भी बोलते हैं, जैसे कि टी और कॉफी। टी एक प्रकार का प्लांटेशन क्रॉप है, उसी प्रकार से कॉफी भी एक प्रकार का प्लांटेशन क्रॉप है। टी के कल्टीवेशन के लिए गर्म तापमान, ह्यूमिड क्लाइमेट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, यानी वहाँ पे ऐसे इलाकों में ठंडी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो टी के जो पत्तियां हैं, चाय की पत्तियां हैं, वो झुलस जाती है ठंड के कारण। और उसके अलावा वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस, यानी जो मिट्टी है उसमें अधिक अमाउंट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अधिक होनी चाहिए। लेबर इंटेंसिव, इस प्रकार के जो खेती होते हैं उसमें लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर का अधिक इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु के इत्यादि के जो इलाके हैं, इन इलाकों में हमें चाय की खेती देखने को मिलती है। इंडिया जो है चाय का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा अगर हम कॉफ़ी के बारे में बात करें, कॉफ़ी को हम इंडियन कॉफ़ी नोन फॉर द क्वालिटी, यानी इंडिया के जो कॉफ़ीज है यहाँ उसकी जो प्योर एसेंस है इसके क्वालिटी के लिए ही सिर्फ जाना जाता है। फिर उसी प्रकार से यमन में अरेबिका वैरायटी की जो कॉफ़ी है उसकी खेती की जाती है। इंडिया में ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु इत्यादि के क्षेत्रों में हमें कॉफ़ी के कल्टीवेशन यानी खेती देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? जब हम
फल फूल सब्जी इत्यादि का जो खेती करते हैं उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। जो हम फसलों इत्यादि का खेती करते हैं, खाने पीने वाली जो फसलों का खेती करते हैं उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं, लेकिन फल फूल सब्जी इत्यादि का जो खेती करते हैं उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रेप्स की खेती है उसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी हॉर्टिकल्चर के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर जो जैसे आम की खेती है यूपी और महाराष्ट्र में सबसे अधिक किया जाता है। जैसे यूपी में दशहरी, लंगड़ा इत्यादि किस्में की आम होती है। महाराष्ट्र में हापुस इत्यादि किस्मों की जो आम है उसका हमें वैरायटी देखने को मिलता है। फिर बनाना का जो खेती है वो केरला में अधिक हमें देखने को मिलता है। सेब की खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में देखने को मिलता है। फिर ग्रेप्स, अंगूर की खेती हमें महाराष्ट्र इत्यादि देखने को मिलता है। फिर हाई एक्सपोर्ट डिमांड, यानी ये जो फसल है, ये जो फ्रूट्स है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी इन फसलों को जो फल फूल है इंडिया के उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और इससे मदद ये मिलता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको अट्रैक्ट करने में इस प्रकार के जो फसल है वो मदद करते हैं। तो अब हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। नॉन फूड क्रॉप्स होते ये ऐसे फसलों की खेती जो अब हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। नॉन फूड क्रॉप्स वे फसल होते हैं जिसका खेती हम खाने पीने के लिए नहीं करते, बल्कि उसका पर्पज ही होता है बेचने के लिए या फिर कॉमर्शियल पर्पज के लिए इस प्रकार की खेती हम करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है रबड़। हम रबड़ यहाँ पे प्लांट्स हैं, इसको देख सकते हैं। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल रीजन में इस प्रकार के जो रबड़ की खेती है वो अधिक होते हैं। इसके लिए पानी की अधिक डिमांड होती है। इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होना चाहिए रबर के कल्टीवेशन में। इसमें 25 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होना चाहिए। इसी वजह से हम देखते हैं कि इतना अधिक टेम्परेचर, इतना अधिक रेनफॉल, जिस वजह से सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन्स में ही इस प्रकार की खेती हो सकती है। इसके अलावा जो मेजर रीजन है जहाँ पे इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता है, केरल, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो इलाके हैं, इन इलाकों में हमें रबर की खेती देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कॉटन के बारे में। तो कॉटन क्या है? कॉटन भी एक प्रकार का रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई करता है। फिर ये एक खरीफ क्रॉप है। इसके लिए हाई टेम्परेचर, ब्लैक सोइल, ब्राइट सनशाइन, इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में इस फसल का खेती किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कॉटन है और जूट है, ये दोनों फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। फाइबर क्रॉप मतलब जिसका इस्तेमाल टेक्सटाइल वगैरह के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये कॉटन की खेती लोग कर रहे हैं। फिर अब हम जूट के बारे में बात करते हैं। तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जो जूट है इसको ग्रोन इन फ्लड प्लेन्स, यानी इंडिया के जो फ्लड प्लेन्स है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाते हैं, इन इलाकों में जूट का खेती अच्छे मात्रा में होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम के जो इलाके हैं, इन क्षेत्रों में हमें जूट की खेती देखने को मिलता है। फिर इसका खेती हम किस लिए करते हैं, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है उसे कौन कौन सी चीजें बनते हैं। जैसे आलू का जो बोरी आप देखते हैं, वो सारी चीज वो जो है वो जूट से ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा रोप, मैट इत्यादि भी जूट के खेती से जो प्रोड्यूस निकलते हैं उसे से हम बनते हैं। ये हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसके लंबे लंबे पतले पतले पेड़ होते हैं। बाद में इसको जो है सुखा के, सड़ा के, इस प्रकार से इसको बीन के और इसके जो अलग अलग प्रोडक्ट है, बैग, रस्सी इत्यादि, वो सब बनाए जाते हैं। अब तक हमने बात किया जो खेती के जो सीजन्स है, मेजर फूड क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स है, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल में बात किया। तो आशा है सारी चीजों को आप डिटेल में समझ रहे होंगे और आपको समझ में आया भी होगा। तो अब हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ये मतलब इस लिहाज से है कि खेती को और अधिक अच्छे से कैसे प्रमोट किया जाए, उसके प्रोड्यूस को कैसे मैक्सिमम किया जाए, इन सभी चीजों के लिए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरतें होती हैं। तो क्या क्या इंडिया में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी सरकार की तरफ से किन किन चीजों को किया गया है। उसमें पहला है कि एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी। पहले जमींदारी सिस्टम जो होता था कि एक ही व्यक्ति के पास लैंड का सारा होल्डिंग है, तो उस चीज को खत्म करके लोगों में इक्वली जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी कि
जो खेत है उसको अलग, मतलब मान लीजिए कि एक किसान है, इसका छोटा छोटा कई सारे जगहों पे खेत है, तो उसके सारे अलग अलग जगहों पे अगर वो खेती करता है तो उसको अलग एफर्ट्स लगाने पड़ते, ज्यादा टाइम वेस्ट होता और फूड का जो फाइनल जो क्रॉप के जो प्रोड्यूस है वो भी उतने अच्छे अमाउंट में नहीं आ पाता। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग यानी लैंड को एक साथ करने के लिए जो मुहिम है वो चलाई। इसके इस वजह से मतलब इसलिए हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि एक चकबंदी व्यवस्था लागू की। तो चकबंदी का मतलब होता है कि किसी किसान का अगर छोटे छोटे पैचेस में कहीं पे जगह है तो उन सारे लैंड को वहां से उसका हटा के किसी एक जगह पे जितना उसका लैंड है उतना ही इक्वली लैंड किसी एक जगह पे उसको दे दिया जाए। तो इस प्रकार के व्यवस्था को हम कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स बोलते हैं, जिससे क्या होता है लैंड साइज बढ़ जाता है, पहले के मुकाबले रहता उतना ही है लेकिन एक साथ हो जाने के कारण क्या होता है किसान को एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं और पैदावार अधिक होता है। इसके अलावा कई सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए जिसमें जो मालिक के नाम है, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, इन सारी चीजों से संबंधित तमाम सारे कानून लाए गए जिससे भी खेतीबाड़ी की जो प्रैक्टिस है इसको करने में आसानी लोगों को मिला। इसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग की व्यवस्थाएं लाई गई। कोऑपरेटिव फार्मिंग में होता है कि कई सारे समूह एक गांव के लोग मिलकर पूरा सिर्फ सिंगल चीज का सिंगल क्रॉप का जो कल्टीवेशन गांव के सभी जमीन पर करते हैं, उसमें सभी लोग बाद में इक्वली सबका जो लेबर में और प्रॉफिट में जो इक्वल शेयर होता है सबका बराबर बराबर रहता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन सरकार के द्वारा लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो MS स्वामीनाथन थे उन्होंने सरकार को प्रपोज किया कि इंडिया में जो है HIV सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, भारी मशीनरीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जो इरिगेशन की फैसिलिटीज है उनको बढ़ाना चाहिए, उन फसलों का अधिक करना चाहिए, मतलब खेती करना चाहिए जो कि अधिक से अधिक कम लागत में अधिक पैदावार करते हैं। तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस थी इसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से ऑपरेशन फ्लड के नाम से व्हाइट रेवोल्यूशन को जानते हैं, देखते हैं, जिसमें हम दूध की जो पैदावार है और दूध को कैसे इफिशिएंटली किसानों के द्वारा उसको मतलब प्रोड्यूस करवाया जाए और इफिशिएंटली लोगों में बराबर बट पाए सभी लोगों तक, क्योंकि दूध एक ऐसा है कि उसको सेल्फ लाइफ जो उसका 1 से 2 दिन होता है। अगर जो गांव है उन इलाकों में सबके पास लगभग गाय भैंस होते हैं तो वहां पे दूध का उतना डिमांड नहीं होता, लेकिन शहरों में लोग पास गाय भैंस नहीं होते हैं लेकिन दूध का डिमांड अधिक होता है। तो कहीं पर दूध का डिमांड बहुत अधिक है, कहीं पर दूध का बहुत अधिक है लेकिन वहां पे सप्लाई नहीं है, कहीं पर दूध का सप्लाई अधिक है लेकिन डिमांड नहीं है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक जो व्यवस्था बनाई गई इसे व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। इसी का जो रिजल्ट है वो हम अमूल डेयरी को जो अमूल डेयरी का जो जन्म है वो इसी रिवोल्यूशन के बाद हुआ। फिर HIV सीड्स का इस्तेमाल करना, ये सारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। HIV सीड्स क्या होते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, मतलब कि अगर हम इस प्रकार के सीड्स का एक दाना डालेंगे, पहले जो नॉर्मल वैरायटी के सीड्स होते हैं उसका अगर हम 2 दाना 10 दाना 5 दाना डालना पड़े तो उसके मुकाबले हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स जो है वो सिर्फ एक दाना डालने से काम हो जाता है। एक दाने में ही उतना पैदावार करता है जितना कि जो नॉर्मल क्रॉप्स है, नॉर्मल सीड है उसके 10-12 दानों के बराबर ये इसका एक दाने का जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो होता है। तो इस वजह से हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स है उसको इंडिया के मार्केट में लाया गया। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज, हर गांव को नहरों से जोड़ने की व्यवस्थाएं की गई, लोगों को सब्सिडी पर सोलर पैनल खेतों में दिया गया, सस्ते दर पे बिजलियां दी गई ताकि वो खेतों में पंपिंग करके पानी की अच्छी व्यवस्था अपनी खेती के लिए कर पाए। इसके अलावा मॉडर्न जो मशीनरीज है जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, ट्रैक्टर और भी कई सारे जो मशीन है इसका इस्तेमाल खेती में करने के लिए किसानों को अधिक से अधिक इंकरेज किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम निकाले? तो गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा योजना निकाली, जिसमें किसानों को ये ऑफर दिया जाता है कि वो फसल लगाने के बाद पहले उसका इंश्योरेंस करवा ले ताकि बाद में किसी नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से भी अगर उनका फसल बर्बाद होता है तो उनको उसका पूरा क्लेम मिल जाता है, जितना कि उनको उसका खेती का जो फाइनल प्रोड्यूस होने के बाद उनको जो उसका मिलता प्रॉफिट मिलता उतना उनको वो इंश्योरेंस की वजह से मिल जाता है अगर किसी नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से फसल बर्बाद होता है तब भी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड में हम देखते हैं कि किसानों को एक प्रकार का जो
कार्ड बना दिया था, उसमें उनको इनरोल कर दिया जाता है। उसके जरिए वो किसी भी प्रकार का जो किसान केंद्र है वहाँ से सीड्स ले सकते हैं, वहाँ से वो मशीनरीज ले सकते हैं और इन सारी चीज़ों को क्रेडिट पे ले सकते हैं। इसको धीरे धीरे वो चुका पाए, क्योंकि नॉर्मली किसानों को क्रेडिट कोई देता नहीं बैंक। तो सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया कि जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को जो है क्रेडिट की फैसिलिटीज दी जाए, ताकि वो पैसा के अभाव में उनकी जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वो ना रुके और इससे खेती का जो अल्टीमेट प्रोड्यूस है वो अधिक हो पाए। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी फसल है, सरकार उसको उसके हार्वेस्टिंग सीजन से पहले ही उसका रेट फिक्स कर देती है कि आप इन चीज़ों का खेती कीजिए। अब मार्केट में उस समय चाहे उसका जो भी रेट रहे, सरकार कम से कम इस रेट में आपका फसल जरूर खरीद लेगा। तो इसका पर्पज ये होता है कि किसान इस चीज़ का अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा अगर इतना लागत आ रहा है तो कम से कम इतने में भी अगर बिक जा रहा है, इससे अधिक में नहीं बिका तो कम से कम इतने में भी बिक जाएगा, तो प्रॉफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो किसानों के जो भरोसा है उस भरोसे को इंश्योर करने के लिए सरकार द्वारा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाएगा, जिसमें कई सारे जो फसल है उसको एक लिस्ट कर दिया जाता है। उसमें उसके दाम जो है एक सीजन पहले ही सरकार द्वारा बता दिया जाता है कि इस फसल पे अगर आपका इस प्राइस पे अगर आपका फसल कहीं नहीं बिकता है तो सरकार खरीद लेगा। फिर वेदर बुलेटिन्स, डीडी किसान चैनल है और भी सरकार के जो कई सारी कम्युनिकेशन मीडियम्स है, उसके जरिए समय समय पर मौसम के बारे में लोगों को जानकारी मिलते रहता है। इसका फायदा किसानों को भी मिलता है, इसके वजह से वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस फसल का खेती कब करना है और कब नहीं करना है, कौन सा एग्रीकल्चर एक्टिविटी कब करना है कब नहीं करना है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ग्रामीण बैंक का जो ब्रांचेस है वो मेनली गांव में ही होते हैं। इसमें ये होता है कि किसानों को पैसों का लेन देन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा किसानों को इसमें जो छोटे छोटे लोन है वो भी ग्रामीण बैंक के जरिए इजीली प्रोवाइड हो जाता है। अब हम बात करेंगे भूदान ग्रामदान मूवमेंट के बारे में। भूदान मूवमेंट को जो है इंडिया के जो ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है विनोबा भावे, उनके द्वारा भूदान मूवमेंट को शुरू किया गया। भूदान मूवमेंट को हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये खेती से जुड़ा हुआ एक ऐसा अभियान है जिसमें जो लैंडलेस जो लेबर्स है, जो फार्मर्स है और जिन फार्मर्स के पास अधिक जमीन है, जो जमींदार लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि आपके पास जो सरप्लस जमीन है वो सभी किसानों को नहीं तो कम से कम उन किसानों को दीजिए जो किसानी की जो एक्टिविटीज तो करते हैं लेकिन उनके पास खुद का जमीन नहीं। तो इस प्रकार से लोगों में अपील की गई। ये अपील सक्सेसफुल भी रहा और इसी मूवमेंट को हम भूदान या ग्रामदान मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई, सिर्फ लोगों से अपील किया गया, कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में बात किया गया विनोबा भावे द्वारा। तो इस वजह से हम इस रिवॉल्यूशन को हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। फिर इसका फायदा ये हुआ कि ग्राम स्वराज का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिला। कोऑपरेटिव फार्मिंग के जरिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग ये होता है कि एक बड़ा सा लैंड होता है, उसमें अभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले कि उसमें अलग अलग जो समुदाय, मतलब एक ही गांव के अलग अलग फैमिली के जो लोग हैं वो सब मिलके खेती करते हैं। बाद में जो उसका फाइनल प्रॉफिट होता है वो सब इक्वली सब में शेयर हो जाता है। तो यही था इस चैप्टर का पूरा मूल मंत्र। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं, ये इंडिया की रियलिटी, इकोनॉमी और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे तो न सिर्फ हाई मार्क्स लाने में ये मदद करेगा, बल्कि डेली लाइफ में भी जो आपका जो नॉर्मल एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, उसमें भी आपको एक्सेल कर देगा, उसमें भी आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को आप बार बार देखें, बार बार समझें और एग्जाम के लिहाज से जो मैंने इसमें नोट्स दिए हैं चैप्टर में पॉइंट वाइज, उन सारी चीज़ों को ध्यान से देख के याद करें और समझें, ताकि आपको एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का मौका मिल पाए। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।